हेलो दोस्तों। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें आज हम लोग बीएमटी सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका 3 वीडियो बनेगा। एक वीडियो में तो संभव नहीं क्योंकि मैथ्स है। तो 3 लेक्चर में आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू को कंप्लीट कर ले और सेकंड लेक्चर में वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर को देखेंगे। तो ये तो आपको मालूम है कि एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, ये सब कुछ आपको मालूम है। तो हम लोग चलते हैं बीएमटी के डायरेक्ट सॉल्यूशन में। आपको पता है ये पूरा पैटर्न कि इसमें भी 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी रहता है। पार्ट ए के अंदर एमसीक्यू रहता है और पार्ट बी के अंदर जो है वो 3 सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि अपने पास स्पेस आ जाए, हम लोगों को मिल जाए लिखने के लिए। तो यहाँ पे साइड में हम लोग बनाते भी चले जाएंगे और देखते भी चले जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। सबसे पहले बोला है कि कोई अनुक्रम है, लेकिन अनुक्रम में नहीं लिखा है कि एपी है, जीपी है या एचपी है। इसलिए अब आपको बार बार समझाते थे कि आपको सब पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि एपी में है कि जीपी में कि एचपी में। तो ये अनुक्रम देखिए तो 5 7 5 14, 14 और 7, 14 7 23। देखिए तो सॉरी 9 5 14, 5 में 9 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, इसका मतलब एपी में है। देखिए दोनों का अंतर 9 का है और हम जानते हैं माइनस करने से 9 9 अंतर आ रहा है। इसका मतलब एपी में है। ये सीरीज हमारा किस में है? एपी में। तो एपी में बोल रहा है कि इसका 27वां पद क्या होगा। तो भाई T7 निकालना, T27 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो Tn बराबर क्या फॉर्मूला बताया गया था? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T27 बराबर क्या होगा? A बराबर हमारा 5 प्लस एन बराबर 27वां पद माइनस 1 और डी बराबर कितने का अंतर है? तो 9 9 का अंतर है, देख लीजिए। तो 9 हो जाएगा। तो 5 प्लस 27 में एक जगह 26 गुने 9 कर देंगे तो 5 प्लस 6 9 54, 9 दूनी 18 और 5 23, तो 234 और 5 239 हमारा सही आंसर होगा। 239 किधर है? पहले वाला ही जवाब में 239 है। तो हमारा 239 हम लोगों का सही आंसर होगा, फर्स्ट वाला। देख लीजिए आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। इन एन एपी, एपी का पहला पद जो है 1 है और उसका लास्ट टर्म 11 है, यानी एपी का ए पहला पद ए होता है और लास्ट टर्म को हम टीएन बोलते हैं। टीएन हमारा लास्ट टर्म होता है, तो टीएन 11 दिया हुआ है। ठीक है, और इफ़ द सम ऑफ द एन टर्म्स, एस एन बराबर मेरे पास दिया है, एस एन बराबर कितना है? 36 है। तो पूछ क्या रहा है? तो एन का वैल्यू बताइए। तो एन बराबर क्या होगा? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला लगाइए। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। एस एन बराबर, चूंकि टी एन अपने पास दिया होता है, ये वाला फार्मूला लगा के काम चला लेंगे। तो क्या है फॉर्मूला? कहता है भाई चलो जो जो वैल्यू दिया उसको पुट कीजिए, अपने आप कुछ ना कुछ निकलेगा। एस एन बराबर दिया है 36, n/2 इंटू ए बराबर है 1 प्लस टी एन है 11। ठीक है, तो इसको अगर हम क्रॉस कर देंगे तो क्या 36 दूनी 72 बराबर n इंटू 12 हो जाएगा। तो ये 12 को n से करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 72/12, 12 छक 72, 6। तो n बराबर 6 हो जाएगा। 6 पदों का योग हमारा ये होगा। तो n बराबर हमारा 6 देखिए तो किधर है? तो n बराबर हमारा 6 सी नंबर में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है किसी को? 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। आराम से इसको रोक के वीडियो को देख के और बढ़िया से लिखिए और बढ़िया से बनाते चले जाइए। एक का क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देते चले जाएंगे और अच्छे से देते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम हटाते हैं और चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोलता है किसी जीपी का तीसरा टर्म, किसी जीपी का के गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 4 है। अगर किसी जीपी का तीसरा पद 4 है तो उसके पहले 5 पद का गुणनफल पूछ रहा है। तो खुद जीपी सोच लो ना, दिमाग लगाओगे तो यहाँ खुद बन जाएगा। तीसरा पद 4 है तो जीपी कैसे बढ़ रहा होगा? 1 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तब ना तीसरा पद 4 होगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है कि किसी जीपी का तीसरा पद 4 है। तो तीसरा पद 4 कब होगा? जीपी तो गुना के फॉर्म में ना बढ़ता है, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं इसको। तो भैया 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद 5 पद का पूछ रहा है। तो 4 दूनी क्या होगा? 8, 8 दूनी क्या होगा? 16, 5 हो गया। अब बोला इसका गुणनफल बनाइए। आप सबको गुना कर दीजिए। तो सबको गुना कर दीजिए, कितना आता है? तो सबको गुना करने से कितना आएगा? कैलकुलेटर चाहिए अब आपको। तो चलिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं इसको। 16 गुने 8 गुने
4 गुने 2, 1024 आएगा। 1024 इसका सही जवाब होगा, 1024। किसी भी जीपी का अगर तीसरा पद 4 है तो पहला पद तो एक ही ना होगा जी। पहला पद को कुछ नहीं तो मान लेते 1 अगर है तो तीसरा पद अगर 4 हम मान लेते हैं तो दिमाग लगा कि सीक्वेंस कैसे जाता होगा। तो इससे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 PR दिया हुआ है, 15 PR और R का वैल्यू पूछ रहा है, जबकि आप लोग का हमेशा N का वैल्यू पूछता था। सॉरी 15 PR है, R का वैल्यू जनरली नहीं पूछता है, तो 2730 है। अब क्या करना होगा, तो देखिएगा N का वैल्यू ज़्यादातर पूछता है, R का वैल्यू नहीं पूछता है, N का वैल्यू मिसिंग रहता है। लेकिन यहाँ पे R का वैल्यू मिसिंग है, तो एक शॉर्टकट बता देते हैं। जब भी R का वैल्यू मिसिंग होगा ना तो क्या करना है जानते हैं, ये 15 जो है उसको गुना करते जाओ। R का फैक्टोरियल बराबर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, R का फैक्टोरियल यहाँ पे निकालना है, R का वैल्यू निकालना है, तो R के वैल्यू में क्या करेंगे, N को गुना करते जाएंगे, इसका फैक्टोरियल तोड़ते जाएंगे, और जितना बार गुना करके 2730 आएगा उतना ही R का वैल्यू होगा। तो ध्यान रखिए कैसे गुना करेंगे, 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 गुने 11, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। 11 का फैक्टोरियल करके रोक देते हैं, देखते हैं कितना का गुना करते हैं। तो थोड़ा कैलकुलेटर निकालिए और देखिए कितना का गुना करके 2730 आएगा। तो 15 गुने 14 गुने 13, देखिए यही 3 में आ गया, यही 3 में हमारा 2730 आ गया। गुना करके देख लीजिएगा, इसका मतलब R का वैल्यू 3 होगा। R का वैल्यू क्या होगा 3, तब ना आएगा 2730। R का वैल्यू कितना आएगा 3। अब देखिए अब 3 अगर आपको प्रूफ करना है कि हमको चेक करना है सर कैसे ऐसे बोल दीजिएगा, तो चलो प्रूफ करके देखते हैं। 15 PR बराबर 3 है। अब इसका तोड़ो तो 15 का फैक्टोरियल और नीचे आता है N माइनस R का फैक्टोरियल, N का फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल, तो N हमारा 15 है, 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो आ जाएगा 15 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 12 का फैक्टोरियल। तो 12 का फैक्टोरियल कटेगा ना, तो 12 का फैक्टोरियल यहाँ पे आप काट दीजिए। तो 12 का फैक्टोरियल काट देंगे तो बताइए कितना आएगा, इन तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2730। इसका मतलब सही है, ठीक है। यह हम प्रूफ भी कर दिए, प्रूफ भी करके दिखा दिए कि कैसे वो सही है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एक और, सब कॉन्सेप्चुअल है बाबू, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो तुरंत बना लोगे। ये भी हम आपको बताए थे जब हम कॉम्बिनेशन परमुटेशन बता रहे थे, तो ये भी आपको पढ़ाए थे कि अगर हमारा फॉर्मूला NCX बराबर NCY है, ठीक है। अभी यूट्यूब लाइव जो पढ़ा रहे थे उसमें भी ये बताएं। तो ऐसे में जब नीचे ऊपर वाला वैल्यू बराबर होगा, N का वैल्यू अगर बराबर होगा तो N बराबर होता है X प्लस वाई, N बराबर होता है X प्लस वाई, X प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए, तो N यहाँ पे कॉमन है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे N और N कॉमन है, तो N कॉमन है तो नीचे वाला जुड़ता है, तो यहाँ N बराबर क्या हो जाएगा, N और X प्लस वाई यानी 12 प्लस 8, तो 12 और 8 N बराबर कितना हो जाएगा 20, तो N बराबर होगा 20, तो 20 ऑप्शन इसका सही होगा। 20 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉर्मूला देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अब हो रहा है कैट, जो लिखा है कैट है ना, में 2 लेटर को मिला के कितने शब्द बना सकते हैं, तो भाई 2 लेटर को मिला के, तो N बराबर बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, N बराबर 3 क्यों, क्योंकि 1 2 3 ही लेटर है, और R बराबर 2 है, 2 लेटर को मिला के शब्द बनाना है, तो NPR बराबर क्या होगा, तो 3P2। अब इसको तोड़ो तो 3 का फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो बताइए कितना आएगा, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुने 2 गुने 1, और नीचे आता है 3 माइनस 2 मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाए तो कट गया, 3 दूनी 6 शब्द बन सकता है। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 6। कैट को लेके 6 शब्द बन सकता है, कोई दिक्कत किसी को, छः शब्द बनाए जा सकते हैं, देख लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी खुद दिमाग लगा सकते हैं, इसको 2 वर्ड को लेकर बनाए तो CA बन सकता है, AT बन सकता है, और CT बन सकता है, TA बन सकता है, AC बन सकता है, और कौन हुआ जी, TC हो गया, TC नहीं, TC बन सकता है। ये इतना ही शब्द बन सकता है, देख लीजिए 2 शब्द को मिला के 6 ही शब्द बन सकता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप बना के भी लिख सकते हैं, 6 शब्द है तो 2 लेटर को मिला के बनाना, तो यही शब्द 2 लेटर का बन सकता है, तो यही 6 शब्द आप लोग बना सकते हैं इसमें। अगर 100 में 100 नंबर लाना है तो कंटिन्यूस हमारे यूट्यूब लाइव में जुड़े रहिए, आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाला है इसमें। तो चलिए देखिए, अब NP3 बराबर 60 है तो N का मान निकालना है।
अब इसमें थोड़ा लंबा जाएगा। एन पी थ्री बराबर 60 है तो एन पी थ्री का फैक्टोरियल तोड़िए, तो एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल और बराबर 60। अब यहाँ पे तोड़ने के लिए इसको बढ़ाना होगा, क्योंकि ये बढ़ाएंगे तो यहाँ एन माइनस थ्री के बाद एन माइनस फोर एन माइनस फाइव जाएगा, कभी यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कैसे? तो देखिए एन का फैक्टोरियल अगला बढ़ाएंगे तो एन माइनस वन का, फिर एन माइनस टू का, और फिर एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल जहाँ पे हमको पहुँचना है, और एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से ही काटना है, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से ही काटना पड़ेगा। अब बराबर यहाँ पे क्या है? तो बराबर यहाँ पे 60 है, तो ये देखिए कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये 3 बार घटते क्रम में 3 बार गुना है n, उसके अगले घटते क्रम में n माइनस वन फिर n माइनस टू, तो 60 को भी आपको ऐसा तोड़ना होगा कि 3 बार ऐसे ही घटते क्रम में गुना करें और 60 आ जाए। तो कैसे कैसे आ सकता है? 6 25 30 चौके 120 नहीं होगा, 5 चौके 20 या 60, ये देखो इस तरह से तोड़ देंगे। 60 को हम घटते क्रम में तोड़े, 60 को हम ऐसा तोड़े कि घटते क्रम में भी है ना, घटते क्रम में भी गुना करके 60 है, 5 चौके 20 दिया 60। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले को पहले वाले से मिला लीजिए, n बराबर 5 हो गया, आंसर हमारा 5। आपको बोला सर पहले वाले को पहले वाले से क्यों हम दूसरा वाला को मिलाएंगे? तो लोन भैया दूसरा वाला को मिलाओ दूसरे से, तो दूसरा वाला है n माइनस वन बराबर 4 मानेंगे, तो n बराबर 4 और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस 1, तो n बराबर 5 हो जाएगा। कोई बोलेगा हम तीसरा मानेंगे, तो तीसरा मानो ना, n माइनस टू बराबर 3 मानेंगे तीसरा वाला, तो n बराबर क्या होगा 3, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5। भैया किसी को भी मानो आंसर तो सेम ही नहीं रहेगा, तो आंसर कितना आएगा बाबू? 5 आएगा। आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है, ये बताओ डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। मैट्रिसेस में ध्यान रखिएगा, मैट्रिसेस में ऐसे मुड़ा रहता है, डिटर्मिनेंट्स स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू निकालना, तो क्या करना, सिंपल सा क्रॉस गुना कर देना है। तो बताइए कितना आएगा इसका? अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं तो गुना होता है 5x स्क्वायर, और यहाँ माइनस होता है, फिर ऐसे गुना होता है, 5x को x से करेंगे तो 5x स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, जीरो। जीरो है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, जीरो ऑप्शन में। 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू नथिंग। बोलता है इन ए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जहाँ पे एकदम सिंगल ऐसे ऐसे डेटा आपके पास रहता है एक रो में बस। तो बोलता है कि रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने होंगे? तो भाई रो मैट्रिक्स में एक ही ना रो होगा, कॉलन 3 होंगे, लेकिन रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, तो नंबर ऑफ रो एक ही होगा, ठीक है। कॉलन पूछ देता है तो 3 हो जाते, 3 कॉलन होंगे, लेकिन रो एक ही होगा। तो रो मैट्रिक्स में रो, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है जी, सब कुछ देख के पूछ रहा है कि क्या होगा। अब चलते हैं इसमें, देखिए दोनों को जोड़ना है, तो 10 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। ए अपने पास दिया है, बी अपने पास दिया, तो ए प्लस बी निकालना है, तो बहुत ही आसान है। ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो ए प्लस बी निकालने के लिए इसके और इसके सारे एलिमेंट को जोड़ना, लेकिन पहले को पहला से जोड़ना है। तो 3 प्लस 4 तो 7 हो जाएगा, दूसरा को दूसरे से, तो 1 प्लस 8 7 8 हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, और 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जहाँ भी होगा वही आंसर होगा। 7 8 12 8, 7 8 12 8 नीचे ऑप्शन में दिया होना चाहिए, तो जो भी होगा 7 8 12 8 वही हमारा आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का वही आंसर हो जाएगा। चलते अब हम लोग आगे, देखिए कहाँ है 7 8 12 8, ये वाला बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। अब दिया है ए एक सेट आपने पास दिया हुआ है, ए एक सेट है जिसके अंदर बी सी ए बी सी डी है और बी डी ई एफ है। देन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो, ठीक है। जो यहाँ एक यूनिवर्सल सेट फालतू का दे दिया, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी में नहीं दिया, ठीक किया है। यूनिवर्सल सेट नहीं होता, यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए हमको डैश निकालना होता है। अगर यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछता ना तो यूनिवर्सल सेट का जरूरत पड़ता है, डैश नहीं निकालना तो यूनिवर्सल सेट का कोई काम नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो संख्या दोनों में है वो इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? जो दोनों में, तो ढूंढिए दोनों में कौन है? बी है दोनों में, तो बी लिखिए। उसके बाद सी नहीं है, डी है दोनों में, तो डी लिख दीजिए। और कोई है? नहीं है, तो बी और डी हमारा सही जवाब होगा। तो बी और डी हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही होगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी और डी है।
इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो, कॉमन संख्या को लिखा जाता है। ए बराबर एक सेट दिया हुआ है, बी बराबर एक सेट दिया है, सी बराबर एक सेट दिया है, और निकालना है सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना है। तो अभी आपको बताया था इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में क्या है, ए और बी दोनों में क्यू नज़र आ रहा है, और क्या नज़र आ रहा है, एस नज़र आ रहा है, और कुछ नज़र आ रहा है नहीं, तो यहाँ होगा क्यू और एस, दो संख्या यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत है। अब C माइनस है तो C का वैल्यू लिख लीजिए। C का वैल्यू कितना भाई, M है, Q है और N है, और माइनस Q है और S है। अब माइनस का मतलब क्या होता है, तो A माइनस बी आपको पढ़ाए थे, A माइनस बी का मतलब A का वह एलिमेंट जो B में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है C माइनस ये, तो अगर इसका जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो लिखेंगे। A माइनस बी का मतलब A का वह एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे जब माइनस कर रहे हैं, इसमें ये माइनस कर रहे हैं, तो इसका वह एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो इसमें Q है तो नहीं लिखेंगे, Q को कट जाएगा ना, तो M लिखेंगे, M इसमें नहीं है। उसके बाद N इसमें नहीं है तो N लिखेंगे बस। तो इसका आंसर M N आएगा, तो M और N A नंबर में है। ठीक है, माइनस का कॉन्सेप्ट समझिएगा, A का वह एलिमेंट जो B में नहीं है वो A माइनस बी होता है, तो यहाँ पे आएगा M कॉमा N। अब बोला है कि 3x पर पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 3x पर पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करना है, क्वेश्चन में 13 है, 3x पर पावर 4, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या करना होगा, 3 को बाहर करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा x पर पावर 4 का dx के रिस्पेक्ट में, तो 3 इंटू पावर क्या होता है, गुना में चला जाता है और पावर में एक घट जाता है, तो 4 में एक चला जाएगा, तो 12x पर पावर 3 होगा, 12x क्यू। इसका आंसर होना चाहिए 12x क्यू, है ही नहीं जी, ये वाला ऑप्शन देखो गलत लिखा हुआ है, 12x क्यू होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, 12x क्यू इसका आंसर सही होगा। सी नंबर में 12x क्यू कर लीजिएगा, स्क्वायर नहीं होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जय हो, 12x क्यू होना चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि आपको डेफिनेशन करना है 2 log x का, तो डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो बताइए dy बाई डी एक्स करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, dy बाई डी एक्स करते हैं तो डेफिनेशन करेंगे तो 2 log x है, तो 2 को बाहर कर दीजिए, डेफिनेशन करेंगे log x का dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 2। याद रखिएगा log x का डेफिनेशन 1 बाई एक्स होता है, log x का डेफिनेशन 1 बाई एक्स, तो ये 2 बाई एक्स हो जाएगा, तो 2 बाई एक्स जहाँ पे होगा वही आंसर होगा, तो 2 बाई एक्स डी नंबर में है ना, डी नंबर में 2 बाई एक्स है, 2 बाई एक्स कहाँ है, डी नंबर में ऑप्शन में है, तो डी नंबर में हमारा 2 बाई एक्स हो जाएगा। लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। अब हटा देते हैं इसको। अब चलते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम लोगों के पास आ रहा है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इसका, तो देखो ये इंटीग्रेशन ना फंक्शन ऑफ फंक्शन में इंटीग्रेट होगा, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 पावर 5 है। अब इसको ध्यान रखिएगा, अभी तक आप जो इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें इस तरह से पावर नहीं था, सिंगल पावर था, जैसे x पर पावर 5 था, x पर पावर 7 था, लेकिन यहाँ दो संख्या के ब्रैकेट में पावर है, ऐसा आप नहीं सॉल्व किए। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में मिला था एक्सरसाइज 10A और 10B में इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में, तो आप लोग क्या करते थे कि उस ब्रैकेट को तोड़ देते थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता था तो तोड़ के पूरा सॉल्व करते थे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो अंदर वाले को तो नहीं कर सकते थे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी दो बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन का साइन क्या करना है 2x प्लस 5। इंटीग्रेशन का नियम कहता है कि जो पावर होता है उसमें एक जुड़ता है और पावर नीचे चला जाता है, तो ये 2x प्लस 5 पर पावर प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा और पावर नीचे चला जाएगा 5 प्लस 1। ध्यान रखिएगा, प्लस ये हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर इसको 2x को dx के रिस्पेक्ट में, और प्लस 2 को बाहर हालांकि करना चाहिए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, 2 को बाहर करेंगे, dx का रिस्पेक्ट dx को इंटीग्रेट करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5 का dx के रिस्पेक्ट में, यानी ये तोड़ना पड़ेगा। एक बार उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर अंदर वाले को, चूंकि इंटीग्रेशन खाली बाहर वाले का ना हो रहा है, इंटीग्रेशन खाली बाहर वाले का, अंदर वाले को कुछ नहीं, तो अंदर वाले को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ हो जाता है 2x प्लस 5 पर पावर 6, अब बटा यहाँ आ जाता है 6
प्लस, अब बताइए dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू डी एक्स का डेफिनेशन क्या होगा 1 और 5 का डेफिनेशन तो 0 हो जाता है, तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 पर पावर 6 और नीचे 6 और 2 2 एक 2, तो 6 और 2 8 और प्लस 0 है तो 8 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो 2x प्लस 5 पर पावर 6, 2x प्लस 5 पर पावर 2x प्लस 3 है, अरे यार यहाँ 3 हम 5 लिख दिए सब जगह, सब जगह 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ 3 होगा सब जगह, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, बाकी तो ठीक है, यहाँ तो 3 का इंटीग्रेशन होगा डेफिनेशन, यहाँ ठीक है 5 पर ठीक, तो यहाँ 2x प्लस 3 पर पावर 6 बाई 12 होगा, 12 नहीं 8, 2x प्लस 6 2 8 है, 2x प्लस 6 3 पर पावर 6, 2x प्लस 3 पर पावर 6, यहाँ 6 होता है वो भी नहीं आएगा क्योंकि 2x है, तो 2 तो जुड़ेगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2x प्लस 3 पर पावर 4 हो जाएगा, 4 होगा ही नहीं क्योंकि इंटीग्रेशन में जुड़ता है, ये ऑप्शन आएगा। हम लोग थोड़ा गलती किए यहाँ पे प्लस की जगह इंटू का साइन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे इंटू रहता है, ठीक है, और इसको इंटू करेंगे, और इंटू जब करेंगे तो क्या होगा 2 को 1 से करेंगे 2, और 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 ही रहेगा, और 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इंटू होगा, हम ध्यान नहीं दिया, चलिए ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, 2x प्लस 3 पर पावर 6 बाई 2, ये सही ऑप्शन है। और जब भी इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन जहाँ हटता है वहाँ c लगा देते हैं, कॉमन हम लोग लगा देते हैं c, जहाँ इंटीग्रेशन का साइन हटेगा उसको क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब हो रहा है कि द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे बेस्ट मेजरमेंट कौन है सेंट्रल टेंडेंसी का, इज मीन, बोलता है माध्य सबसे बेस्ट मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी का, हाँ जी माध्य को ज़्यादातर यूज किया जाता है, वैसे माध्य सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट ही मेजर माना जाता है। अब मीन निकालना है इसका, इस संख्या का मीन निकालना, कोई भी निकाल देगा, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 15 बटा 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे दो तो 16 15 31 31 1 32 32 10 42 42 और 8 50 और 5 55, 55 बटा 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो देखिए 11 कहाँ ऑप्शन में है, 11 बी ऑप्शन में। इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग में सेट करना होता है, तो सेट कर दीजिए असेंडिंग में। असेंडिंग में सेट करेंगे तो बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18 है, तो सबसे पहले असेंडिंग में सेट करेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा लिखेंगे 40, फिर 50, उससे छोटा कौन है 60, फिर 60 के बाद क्या है 80, 80 के बाद क्या है 90, 90 के बाद क्या है 100, और 100 के बाद क्या है 170। ये हमारे पास असेंडिंग में सेट किया हुआ है, और हमको निकालना है मीडियन। इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है। मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब होता है बीच की संख्या, यही ना होता है, बताओ इसमें बीच में कौन है, तो बीच में 80 है, 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन 80, तो मीडियन हमारा आ गया। मीडियन का आंसर, मीडियन मतलब माध्यक, बीच की संख्या, मध्य की संख्या, तो भैया मध्य में तो 80 ना है, तो डायरेक्ट बिना बनाए आंसर निकाल देंगे, एमसीक्यू तो है, तो 80, मध्यक हमारा कितना निकल गया 80, मीडियन का आंसर हमारा 80 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए दिक्कत, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको फटाफट। और बताइए मीडियन किसको बोलेंगे, मीडियन कौन है, तो मीडियन है सबसे अधिक बनाने वाला, नहीं सबसे अधिक बनाने वाले को मोड बोलते हैं, सबसे कम बनाने वाला नहीं, बीच वाला। मीडियन हमारा मिडिल मोस्ट फेवरेबल वैल्यू होता है, मिडिल मोस्ट फेवरेबल वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं, मीडियन हमारा मिडिल मोस्ट फेवरेबल वैल्यू होता है। मोड क्या होता है, तो मोड सबसे अधिक बार आने वाला, सबसे अधिक बार आने वाला मान होता है। मोस्ट बोलता है कि ऐसे फ्रीक्वेंसी जो मोस्ट फेवरेबल फ्रीक्वेंसी होगा या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगा जो सबसे अधिक बार आएगा, उसको हम लोग मोड बोलते हैं। मोड हमारा सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाएगी, मोड सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाएगी, याद रखना इस चीज़ को, मोड सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाएगी। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सही है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ढूंढो, ऐसा एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर इसमें मीडियन निकालना हो तो क्या करेंगे, मीडियन बराबर क्या होगा, तो x प्लस 2 मीन और बटा 3 होगा, और अगर मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, जेड, सॉरी इसको इधर भेजेंगे तो इसका ये हो जाएगा, तो मीन बराबर क्या हो जाएगा 3 मीडियन माइनस जेड और बटा 2, ये होगा। अब देख लीजिए मीन निकालने बोल रहा है, मीडियन निकालने बोल रहा है, अगर मीन और मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है तो आप मीन मीडियन मोड में से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन तो होगा नहीं,
मीडियन इक्वल टू होगा नहीं, ठीक है, बटम आता है उस समय। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला सेट बैठ रहा है, इसलिए ये वाला हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर सही होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में क्या कर देगा, लिख देगा कि मीन इक्वल टू दिया है 45 और मोड इक्वल टू दिया है 46 और मीडियन इक्वल टू व्हाट, तो दिमाग घूम जाएगा सर कैसे निकलेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आप ये तीनों फार्मूला लिख लीजिएगा। अगर शॉर्टकट में मीन और मीडियन का दिया है, या मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये दे दिया, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि मोड बराबर दिया हुआ है 42 और मीडियन बराबर दिया है 45 और मीन बराबर व्हाट, तो आपका क्या कौन सा फार्मूला काम करेगा, तब आपका ये फार्मूला काम करेगा। कोई दिक्कत है? और कभी अगर मीडियन और मीन दे दिया हो, मोड निकालना हो, तो ये फार्मूला काम करेगा। तो ये लिख लीजिएगा, बड़ा काम का फार्मूला है, छोटा है लेकिन डेंजरस है। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो याद रखिएगा रिलेशन करेक्ट, रूट में जीएम नहीं होगा, जीएम जब बाहर रहेगा तब रूट होगा। इसका सही फॉर्मूला ये कहलाता है, जीएम बराबर होता है रूट अंडर एएम अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। या आप इसको बोल सकते हैं जीएम स्क्वायर बराबर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप। या और आप एक और फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, जीएम बराबर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीएम तो सेम रहा, रूट का मतलब आधा होता है, रूट का मतलब क्या होता है, आधा आता है, इस दोनों का आधा ना होगा, जो भी वैल्यू यहाँ होगा तब ना, दो रूट मिलके एक बनता है, रूट टू मिलके 2 क्यों बनता है बताइए, क्योंकि आधा 2 और आधा 2 मिलके 1 बन जाता है, तो रूट मतलब आधा होता है। तो आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमको लग रहा है यही वाला सुटेबल है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर अर्थमेटिक मीन प्लस हार्मोनिक मीन डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ पे सुटेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप 3 फॉर्मूला आप ज्योमेट्रिक मीन का निकालने के लिए लगा सकते हैं, उसमें से यही सुटेबल फॉर्मूला है। अब बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकालिए 2 नंबर का, 8 और 18 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और ये 2 नंबर है, ये कोई अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन नहीं है कि इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जीएम बराबर अंडर रूट एन, यहाँ एन बराबर लिखते हैं जितनी संख्या दी होती है, और यहाँ लिखते हैं x1 इंटू x2 इंटू x3, जो भी रहता है यहाँ लिख देते हैं। तो बताइए यहाँ पे रूट अंडर कितनी संख्या दी हुई, तो 2 संख्या है 8 और 18, तो n के जगह पे 2 लिख देंगे, यानी दो रूट में कटेगा 8 इंटू 18। तो अगर हम रूट अंडर 2 कर देते हैं तो यहाँ 144 हो जाता है। इसका मतलब समझते हैं ना कि रूट काटने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 रहता है तो रूट काटने के लिए इसका क्यू करना पड़ता है, यहाँ 4 रहता है तो रूट काटने के लिए इसका 4 करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ रूट अगर काटना होगा तो यहाँ स्क्वायर करना होगा, तो 12 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर खत्म, रूट काटने के लिए स्क्वायर करना हो तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो यहाँ 12 आ जाएगा, सही आंसर 12 होगा। देखिए तो 12 है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत बार चकमा, यहाँ अगर 3 संख्या हो जाता है तो यहाँ पे 3 होता है, तो इसका मतलब इसका रूट काटने के लिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायर नहीं क्यू करना पड़ता है, रूट हटाने के लिए यहाँ पे क्यू करना पड़ेगा। बहुत बच्चा यहाँ चकमा खाता है, वो उसको याद है, इतने ज़िंदगी भर वो पढ़ा है बचपन से कि रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। यहाँ अगर 3 लिखा रहेगा तो रूट काटने के लिए क्यू करना पड़ेगा, यहाँ अगर 4 लिखा रहेगा तो रूट काटने के लिए उसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा। जो संख्या का 4 पावर 4 इतना आएगा, जिस संख्या का इतना पावर 4 आएगा वो उससे कटेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n बराबर क्या दिया है, तो उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बोलता है लीस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड, लीस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग उपनति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, सही है, लीस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग हम ट्रेंड निकालने के लिए करते हैं, ट्रू है। लिस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल हम ट्रेंड निकालने के लिए करते हैं, लिस्ट स्क्वायर मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड निकालने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक लिख लिए होंगे आप लोग। वीडियो को स्टॉप करके लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय हम नहीं दे रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए समय ज़्यादा न देते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। बोल रहा है कि मौसमी वितरणों को उत्पन्न करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, किससे आपको सीजनल वेरिएशन पता चलता है। बोलता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशन आर, किससे आपको सीजनल वेरिएशन का जानकारी लगता है, सीजन का जानकारी लगता है। तो जनसंख्या से, जनसंख्या का सीजन से क्या लेना देना, बताइए, खुद सोचिए कि सबसे ज़्यादा सीजनल वेरिएशन को इफेक्ट करने वाला कौन सा कारण है, तो आपको समझ में आ जाएगा मौसम और रीति रिवाज, सोशल कस्टम्स, इससे पता चल जाता है सीजनल वेरिएशन, यहाँ से पता चल जाता है। नीचे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम अ बैग, किसी बैग से अगर हम लाल कार्ड निकालते थे, कोई बैग में 4 लाल और 5 सफ़ेद है, टोटल 9 गेंद है, तो टोटल हमारा 9 है,
टोटल हमारे पास 9 बॉल है, जिसमें से हमको ड्रॉ कौन सा करना है, निकालना कौन सा बॉल है, तो एक लाल गेंद निकालना है, तो ड्रॉ करना है रेड बॉल। तो पढ़िए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का क्या होगा, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो लाल बॉल हमारा कितना है 4 है, तो 4/9 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। एक बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, तो हम लोग जानते हैं 52 संडे तो होता है लीप ईयर में, लीप ईयर में, अच्छा लीप ईयर में बोल रहा है ना, अधिवर्ष में। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है बताइए। लीप ईयर का मतलब होता है कि जिस साल में हमारा 366 दिन होता है, लीप ईयर में हमारा दिन कितना होता है, तो लीप ईयर में हमारा डेज होता है 366, ठीक है, कितना है 366, तो 366 दिन होता है, और एक सप्ताह में टोटल 52 सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह में से एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसका मतलब 7 दूनी 14 और 7×5 = 35, 36, 364 दिन तो हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि एक साल में 52 सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह में एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसका मतलब 52 सप्ताह इंटू 7, 364 दिन का हिसाब क्लियर है। 366 दिन में 364 दिन का हिसाब क्लियर है, तो बचा कितना, 2 दिन में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पूछ रहा है कि रविवार आने का, तो भाई वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसमें रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, कितने चांसेस हो सकते हैं, तो 7 टोटल दिन होता है सप्ताह में, जिसमें 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बन जा रहा है, क्योंकि 264 दिन का हिसाब क्लियर है, और जो 366 दिन हो रहा है जिसमें 364 दिन का हिसाब क्लियर है, तो 2 दिन हो सकता है, तो 2/7 कर देंगे। और अगर लीप ईयर नहीं होता तो 1/7 हो जाता। लीप ईयर नहीं होता तो यहाँ 365 दिन होता, तो एक यहाँ बनता, तो 1/7 हो जाता। तो लीप ईयर में 2/7, और नॉन लीप ईयर अगर होगा तो 1/7 इसका आंसर होगा। 2 पासे को अगर आप फेंकते हैं तो 8 से अधिक आने का प्रायिकता, 8 से अधिक योग प्राप्त होने का प्रायिकता बताइए। तो बताइए 2 पासा को फेंकेंगे तो 8 से ज़्यादा कब कब आएगा, पहले में 6 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, और कुछ, और 8 आ सकता है क्या। अच्छा 8 से अधिक पूछ रहा है, लो हम लोग खाली 8 आने के पूछ रहे हैं कि 2 पासे एक बार फेंकने से 8 से अधिक योग प्राप्त होने का। 8 से अधिक कौन कौन हो सकता है, तो बड़ा चांस, बहुत ज़्यादा चांस आ जाएगा जी। अच्छा जितना लिखे तो वो तो ठीक काम करेगा ना। 8 से अधिक में सबसे पहले 5 3 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 4 + 4 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ सकता है 6 + 2 हो सकता है, 2 + 6 आ सकता है, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। उसमें 9 कैसे आएगा, तो 5 + 4 आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस होगा। 4 + 5 आ सकता है, 6 3 तो आएगा नहीं, 9 आने का 2 ही चांस होगा, और कुछ 6 2 होगा नहीं, 9 आने का 2 ही चांस है, 5 4, अच्छा 6 3 भी तो 9 आएगा, 6 और 3 आ सकता है, 3 और 6 आ सकता है, और 7 नहीं आएगा, 7 2 नहीं आएगा, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 6 2 8 है। उसका 10 आने का क्या चांस है, तो 10 आने का 5 + 5 हो सकता है, 6 + 4 हो सकता है, 4 + 6 हो सकता है, और 10 आ सकता है, नहीं आ सकता। 11 आने का क्या है, तो 5 + 6 आ सकता है, 6 + 5 आ सकता है, और 11 नहीं आ सकता है। अब 12 आने का एक ही चांस है, 6 + 6 चांस है, ठीक है, और 12 नहीं आ सकता। लगभग इतना ही चांस होगा। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 चांस हो सकता है। तो 15/36 करना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 15/36, तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, 5/12 है क्या, 5/12 नहीं नज़र आ रहा है। टोटल ग्रेटर देन 8, ओह थोड़ा हम लोग मिस्टेक कर गए, ठीक है। हम लोग बना दिए क्वेश्चन 8 या 8 से अधिक आने का ये प्रायिकता, हम लोग बोल रहे हैं टोटल ग्रेटर देन 8, 8 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 8 वाला नहीं ना लेंगे। 8 से अगर ज़्यादा पूछ रहा है तो 8 वाला नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाला हटा देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। 8 वाला हटा देंगे। 8 से ज़्यादा पूछ रहा है तो ये वाला 8 ना था, 8 ही ना आ रहा था, हमको 8 से ज़्यादा लाना है, तो 8 से ज़्यादा हम कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/36 होगा इसका। इसका प्रोबेबिलिटी होगा 10/36। 2 पासा उछाल रहे हैं तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, ठीक है, 5/18, तो 5/18 भी नहीं लो, एक तमाही। लेकिन 2 पासे को एक बार फेंकने से 36 चांस होगा। 8 से अधिक योग प्राप्त होने का, 8 से ज़्यादा योग होगा तो यही आना चाहिए। यहाँ देखो ये थोड़ा मिस्टेक हमको लग रहा है, 5/18 यहाँ आना चाहिए, फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, यही आंसर आएगा। 8 से ज़्यादा योग होना चाहिए, तो 9 तो यही आएगा, 5 4 4 5 6 3 3 6, और कोई आ सकता है क्या, 7 2 हो नहीं सकता है, 9 आने के लिए अब कोई उपाय नहीं है, और 10 आ सकता है, 5 5 6 4 4 6,
और 5 10 आ सकता है, नहीं आ सकता। 11 में यही दोनों आ सकता है, अब 12 में एक आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/36, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 5/18, यही सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर यही है। अब बोला है कि आंतरगणन करते समय सतत श्रेणी को संचयी नहीं बनाया जाता है। बोलता है कि जब आप इंटरपोलेशन करते हैं तो बोलता है एट द टाइम ऑफ इंटरपोलेशन कंटिन्यूअस सीरीज इज नॉट कम्युलेटेड अंडर, किस मेथड के अंदर कंटिन्यूअस सीरीज को नहीं लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम इंटरपोलेशन करते हैं तो हमको सीरीज से कोई लेना नहीं देना नहीं है, ना तो बाइनोमियल में, ना न्यूटन में, ना लैंग्वेज में। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हमको सीरीज से कोई लेना देना है। आप देखिएगा, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड या आप इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन करते थे तो उससे हमको ऊपर वाले सीरीज से कोई मतलब नहीं होता था, नीचे वाले से मतलब होता था। तो यहाँ पे किसी में हमको सीरीज का कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई सीरीज हो। और लास्ट है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ड ऑन, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड किस पर बेस्ड है, तो भैया बाइनोमियल थ्योरम पर ना बेस्ड है। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है, द्विपद प्रमेय पर बेस्ड है। ठीक है, इसी विद्वान के नाम पर ही इसका मेथड का नाम बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड पड़ा है। तो ये हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिया। हम लोग अगले क्लास में इसका सेक्शन पार्ट बी देखेंगे, और सेक्शन बी के अंदर हम लोगों को पूरा सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर 2 वीडियो हम लोग और बनाएंगे, तो 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई मतलब ही नहीं। इंटीग्रेशन एकदम सिंपल लिखा है सिलेबस में, सिंपल प्रॉब्लम ओनली, और ये दे दिया फंक्शन ऑफ फंक्शन का। तो ये इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग बनाने वाले भी नहीं, हम आपको इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। बहुत सारे इंटीग्रेशन का दोनों में गड़बड़ क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ठीक है इंटीग्रेशन का, और कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है। जो गड़बड़ है, जो आपके सिलेबस में नहीं चांस है आने का, ये उठा के डाल दिया गया है, उसको हम लोग हटा के पढ़ेंगे।